जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 15 नवंबर 2024 और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स के लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर डिटेल में तैयारी करवाई जाती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो। और इसके अलावा ये ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है यूपीपीसीएस बीपीएससी और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो आप बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की यहाँ पर प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले लो। प्लस ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम की लिंक्स हैं जिनको आप फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। और ये सब आज के टॉपिक्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से, जिनको डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है गाइज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मेन की मेंटल हेल्थ क्राइसिस के बारे में बात की जा रही है इंडिया के अंदर। हम सब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है, पर आज भी इसके बारे में बात करना हमारी सोसाइटी में थोड़ा अनकंफर्टेबल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेन। तो आज हम देखेंगे कि कैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और कल्चरल नॉर्म्स इस क्राइसिस को और बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि ये जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक में भी आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले 2021 में जो रिपोर्ट आई है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया की, उसमें कुछ शॉकिंग नंबर्स थे, जिसमें एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक ये थी कि 72.5% सुसाइड विक्टिम्स मैन थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये क्राइसिस अभी तक अंडर एक्सप्लोर्ड है, मेनली बिकॉज हमारी सोसाइटी में ये एक स्टिग्मा है। जैसे कि अगर आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास विजिट करने जाते हैं तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक अलग नजरिए से देखा जाता है एक व्यक्ति को। बट एक्चुअल में पता है, मैं आपको जनरली बताऊं कि मैंने भी साइकाइट्रिस्ट की काउंसलिंग ली है और जितने भी जो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हैं ना, वो कई बार अपनी उनकी लाइफ में जब डिप्रेशन स्टेट आती है, स्ट्रेस होता है, तब दे जनरली विजिट टू साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट के पास विजिट करने का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो या मेंटल इश्यूज हैं आपके अंदर। वो आपको हेल्प करते हैं कि आप जो है वो अपनी मेंटल जो क्राइसिस जो चल रही है आपकी लाइफ में, उसको कैसे आप टैकल कर सकते हो, डिप्रेशन से कैसे दूर रह सकते हो, स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हो। तो दे हेल्प यू इन दैट। तो मैंने भी काउंसलिंग अपनी करवाई हुई है। कई बार मैं रेगुलर बेसिस पर मेरे पर्सनल साइकाइट्रिस्ट हैं जिन पर मैं विजिट करता हूँ जाकर। इवन इवन व्हेन यू बिकम ब्यूरोक्रेट, आगे चल के आप एक ऑफिसर बनेंगे तो पता है आपके भी पर्सनल सेशंस होंगे समय समय पर कि आपको जो है वो जाना पड़ेगा अपने स्ट्रेस को जो है वो कम करने के लिए। बट कॉमन मैन इन सब बातों को सोचते नहीं है। उनको लगता है कि साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करना दैट मीन्स कि देयर इज सम मेंटल इश्यूज, लोग हमें पागल कहेंगे। आज भी हमारे कल्चर में इमोशनल स्ट्रगल्स को वीकनेस समझा जाता है और ये ज़रूरी बात है समझना। तो सबसे पहली बात, इंडिया में जो ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट है उसका बहुत बड़ा रोल है मैन की मेंटल हेल्थ इशू में। हमारे यहां मर्द को दर्द नहीं होता का स्टीरियोटाइप है, यानी जो भी स्ट्रगल है उनको अपने अंदर रखना पड़ता है और ये सोसाइटी प्रेशर बहुत हैवी होता है। मैन को यह कहा जाता है कि अपनी इमोशंस को सप्रेस करो, क्योंकि वल्नरेबिलिटी को वीकनेस समझा जाता है कि अगर आप अपने आप को कमजोर दिखाओगे, रोगे, तो फिर सोसाइटी जो है वो आपको एक गलत तरीके से जो है वो देखेगी, ऐसा माना जाता है। इसी प्रेशर की वजह से कई बार मेन मेंटल हेल्थ सर्विसेज को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को वीक समझते हैं। ऐसे में वो हार्मफुल कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ भी जाते हैं, जैसे अल्कोहल, ड्रग्स या टबैको का उपयोग, जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंफर्ट देते हैं पर लॉन्ग टर्म में बहुत डेंजरस होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दीज थिंग्स आर वेरी बैड फॉर हेल्थ। इवन ये वाली सिचुएशन मैंने भी अपनी लाइफ में जो है फेस करी है। व्हेन आई वाज इन स्ट्रेस या डिप्रेस सिचुएशन में मैं था, तो मैंने भी इन सब एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व हो गया था, राइट, अल्कोहल एंड एवरीथिंग, राइट। बट फाइनली मैंने ये सब चीज़ें जो है वो क्विट कर दी अपनी लाइफ से। एंड ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें बताऊँ क्या होती हैं, ये इंसान जो है वो कब करता है, जब वो इंसान जो है वो अंदर से टूट चुका होता है, राइट। उसको ये सब चीज़ें कंफर्ट देती हैं। उनको लगता है कि यार ये सब चीज़ें लेने के बाद जो है वो सो जाऊंगा, नींद आ जाएगी, दिमाग ज़्यादा चलाना नहीं पड़ेगा। बट एक्चुअल में वो क्या होता है, वो एक साइकिल बन जाती है इंसान की लाइफ में, जो मेरी लाइफ में बनी थी एक साइकिल, राइट। तो और इसी को इंसान फिर कंटिन्यू करने लगता है। व्हेन आई विजिटेड साइकाइट्रिस्ट, तो उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें समझाई कि ये सब चीज़ें आपको और प्रेशर जो है वो दे रही हैं, खर्चा भी होता है, प्रेशर भी होता है और आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हो। सो और देखो,
मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को भी आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, राइट, जस्ट बिकॉज टू मेक श्योर कि आप रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो कनेक्टेड रहें, आपको पता रहे कि हाँ भाई ये रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो अगर आप अपनी दिमाग में समझेंगे, राइट, और मेंस में इसका उपयोग करेंगे तो दैट विल गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जामिनेशन एंड हेल्प यू इन बिल्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, राइट, टॉपिक को समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब जब ये जैसे ही मैंने इन सब चीज़ों को जो है वो छोड़ा और पॉजिटिव चीज़ों पर काम करना शुरू किया, जैसे कि मेडिटेशन, राइट, और भी काफ़ी सारी चीज़ें कि अपनी डे टू डे टास्क को जो है वो मेंशन करना शुरू किया कि मुझे आज सुबह से लेकर रात तक क्या क्या चीज़ें फिनिश अप करनी है। अपने आप को मैंने कमिट किया कि नहीं, मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो करना है, राइट। बट हालांकि सब चीज़ तो मेरी हो गई है, बट एक चीज़ नहीं छूट पा रही है, वो है फास्ट फूड। वो पता नहीं क्योंकि मेरी जो टेस्ट बर्ड्स जो है वो थोड़े से मतलब ज़्यादा ही वो है खतरनाक टाइप के कि उनको जो है वो टेस्ट चाहिए, और वही सब जो ट्रांस फैट्स वाला टेस्ट जो है वो मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, वो भी जल्दी छोड़ देंगे एनीवेज। अब आगे की बात करते हैं मेन टॉपिक की। चलिए, तो जनरली मेन को देखा जाता है कि वो अपने आप को इमोशनल डिटैचमेंट के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। और अब हम थोड़ा इंडिया की मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ जो है वो देखते हैं। 2015-16 में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कहता है कि 10.6% एडल्ट मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट गैप 70% से 92% के बीच है। मतलब बहुत सारे लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पाते। सोचिए आप क्या बता रहे हैं कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कह रहा है कि 10.6% एडल्ट, मतलब कि हर 100 में से 10 या 11 लोग ऐसे हैं जो कि मेंटल इश्यूज फेस करना है बहुत बुरी तरह से, बट ट्रीटमेंट जो है वो उन मतलब 10 लोग की अगर हम बात करें तो उनमें से ट्रीटमेंट मात्र 1 या 2 या 3 लोग मैक्सिमम जो है वो ले रहे हैं। WHO का एस्टीमेट ये कहता है कि इंडिया में सुसाइड रेट काफी हाई है। 1 लाख की पॉपुलेशन में 21.1% है, यानी कि हर 1 लाख लोगों में 21-22 लोग जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। पर जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका नंबर बहुत कम है, सिर्फ 0.3 साइकाइट्रिस्ट, 0.07 साइकोलॉजिस्ट और 0.07 सोशल वर्कर्स पर 1 लाख। मतलब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत गैप है। तो ये सब चैलेंजेस देखकर एक इंटरेस्टिंग चीज भी हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज मेंटल हेल्थ क्राइसिस को टैकल करने में हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना जरूरी है। AI ड्रिवन चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे कि फोर्टिस हेल्थ केयर्स, अदायु माइंडफुलनेस एप्लीकेशन और मनोदयम प्लेटफॉर्म, ये एक एग्जाम्पल है। ये लोगों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने में बहुत हेल्प कर रहा है। ये टूल हेल्प करते हैं उन लोगों तक पहुंचने में जो ट्रेडिशनल थेरेपी लेने में कंफर्टेबल नहीं होते। ट्रेडिशनल थेरेपी यानी कि डॉक्टर के पास जाने में कंफर्टेबल नहीं होते, बट ऑनलाइन के लिए कंफर्टेबल होते हैं। पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल इश्यूज जैसे कि डेटा प्रिवेसी और एल्गोरिथमिक बायसेस, इनको एड्रेस किया जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता होता है कि आपका नेचर कैसा है और फिर वो आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है उस अकॉर्डिंग। अब हम थोड़ा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो 1982 से नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है जो शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आज की डेट में हमारे पास मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर्स की कमी है, उसको फुलफिल करने में ये काम कर रहा है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। 2020 में किरण हेल्पलाइन लॉन्च किया गया था जो 24/7 मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और 2021 में मानस मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था जो लोगों को मेंटल वेलबींग के बारे में अवेयर करता है। तो ये सब एप्लीकेशन के नाम थोड़े से ध्यान में रखना, ये कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। सो फाइनली हम सबको ये समझना होगा कि मेन के लिए मेंटल हेल्थ लिटरेसी बढ़ाना जरूरी है, यानी कि उनको समझाना जरूरी है कि भाई मेंटल हेल्थ भी जरूरी होती है। जब लोग एजुकेटेड होंगे तभी वो इस स्टिग्मा को तोड़ पाएंगे और हेल्प लेने के लिए ओपन होंगे, क्योंकि जब लोग हेल्प ही नहीं लेंगे तो उनकी हेल्प कौन करेगा। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में पॉइंट ये था कि मेन की मेंटल हेल्थ क्राइसिस एक सीरियस इशू है जो सोसाइटल नॉर्म्स और स्टिग्मा की वजह से और बढ़ रही है। हम सबको ये समझना होगा कि मेंटल हेल्थ कोई वीकनेस नहीं है, एक सीरियस कंसर्न है जो टाइमली इंटरवेंशन से टैकल किया जा सकता है। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, पूरी चीज समझ में आई है, तो चेक कर लो लाइक का बटन आपने हिट किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो तुरंत कर दो। अब गाइज ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान से सुनना कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंटर स्टेट काउंसिल को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, फिर से बनाया है।
और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है स्पेशली सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। और इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ये जो सुधार जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हमारी गवर्नेंस यानी कि शासन को ये इंपैक्ट करेगा। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। तो सबसे पहले ये समझना है कि इंटर स्टेट काउंसिल क्या है। तो इंटर स्टेट काउंसिल एक बॉडी है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए काम करती है। इसको आर्टिकल 263 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन मेन पर्पस है सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना और पॉलिसी डिसीजंस को स्ट्रीमलाइन करना। और सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं तो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है। अब यह बॉडी 2 साल बाद फिर से बनाई गई। और कैसे? तो आपको याद ये रखना है कि इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और मेंबर्स में सभी चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडेड हैं। तो ये एक सिग्नल है कि गवर्नमेंट अब ज्यादा एफर्ट्स लगा रही है टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघवाद की तरफ जो है वो और ज्यादा सरकार फोकस कर रही है कि स्टेट के साथ मिलकर जो है वो काम करें। तो पहले थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। ये इंटर स्टेट काउंसिल को 1990 में फॉर्मली बनाया गया था, जब सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इसको परमानेंट बॉडी बनाया जाए। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, सरकारिया कमीशन। अब इसका पर्पस क्या था? तो ये एक प्लेटफॉर्म था जहां सेंटर और स्टेट अपने कॉमन इश्यूज को डिस्कस जो है वो करते हैं और पॉलिसी रिकमेंडेशंस बनाते हैं। अब इसके फंक्शंस और रोल के बारे में बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल का मेन काम है सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशंस को स्मूथ बनाना। यह हमारे शासन को और बेहतर करता है और बेहतर पॉलिसीज जो है वो तैयार होती हैं बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। जीएसटी जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करना, आर्थिक सुधार पे डिसीजन लेना, यह सब इंटर स्टेट काउंसिल का काम है। अगर कोई शिकायत है तो इंटर स्टेट काउंसिल उसको एड्रेस करता है ताकि किसी भी प्रकार का विवाद जो है वो ना हो और पॉलिसी एक्सेप्टेंस बढ़े। अब बात करते हैं ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो किससे बना है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को चेयरमैन बना दिया गया है और सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरीज के हेड और कुछ यूनियन मिनिस्टर को मेंबर बना दिया गया है। 9 यूनियन मिनिस्टर्स डायरेक्टली मेंबर हैं और 13 और मिनिस्टर्स को परमानेंट इनवाइटीज के रूप में रखा गया है। होम मिनिस्टर के अंडर एक स्टैंडिंग कमेटी भी है जो कंटिन्यूअस कंसल्टेशन और मैटर पर मतलब जितने भी मुद्दे वगैरह जो होते हैं उसको प्रिपेयर करती है। 1991 में इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट सेटअप किया गया था जो प्रशासनिक कार्य जो है वो संभालता था। जोनल काउंसिल्स का काम है इंटर स्टेट कोलैबोरेशन को एनहांस करना। अब 5 जोनल काउंसिल है, नदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, और एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है, यानी कि 5+1। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस में कुछ चैलेंजेस क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहला चैलेंज जो है वो है इनफ्रीक्वेंट मीटिंग, यानी कि इन लोग की बैठक समय समय पर नहीं होती। इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग्स को रेगुलर होने की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन 1990 से अब तक सिर्फ 11 मीटिंग्स हुई हैं और लास्ट मीटिंग 2016 में हुई थी। ये इरेगुलरिटी उसकी इफेक्टिवनेस को अंडरमाइन करती है और कंसल्टेटिव प्रोसेस को लिमिट करती है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम नॉन बाइंडिंग नेचर। इंटर स्टेट काउंसिल के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो एडवाइजरी होते हैं, सिर्फ सलाहकारी होते हैं, ये बाइंडिंग नहीं होते, फॉलो करने के लिए किसी को फोर्स नहीं करते, इसलिए डिसीजन को लागू करना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन रिकमेंडेशन पर फॉलो अप करने का मैकेनिज्म ही नहीं है कि रिकमेंडेशन हुए उस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसको मॉनिटर करने का, फॉलो अप करने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। स्टेट और सेंटर के बीच पॉलिटिकल डिफरेंस होते हैं, आपको पता ही है, जो डिस्कशन को और हार्ड बना देते हैं और इसके कारण से प्रॉपर तरीके से इंटर स्टेट काउंसिल काम नहीं कर पाती। अब बात करते हैं ये सुधार कैसे हो सकते हैं। तो पुंछी कमीशन ने यह रिकमेंड किया था कि इंटर स्टेट काउंसिल को एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाया जाए जो इंटर गवर्नमेंटल इश्यूज को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर सके।
अगर आर्टिकल 263 को अमेंड किया जाए तो इंटर स्टेट काउंसिल को एडवाइजरी से डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाया जा सकता है। अगर रेगुलर मीटिंग होने लगती है तो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप ज्यादा मजबूत होंगे। एजेंडा जो है वो क्लियरली सेट करना डिस्कशन को फोकस और इफेक्टिव बनाता है। तो क्लियर एजेंडास होने चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल करें जिससे कि इंटर स्टेट काउंसिल को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट कराओ, डेटा शेयरिंग करो, टाइमली डिसीजंस जो है वो लो। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इंटर स्टेट मैकेनिज्म्स के बारे में जो सेंटर और स्टेट के कॉपरेशन को बूस्ट करता है। रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ये ट्राइब्यूनल जो है वो स्टेट्स के बीच में नदी से रिलेटेड या नदी के पानी से रिलेटेड मुद्दे को जो है वो सॉल्व करता है। 1956 में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया था जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है। जीएसटी काउंसिल एक और एग्जांपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जो टैक्स रिलेटेड डिसीजन को सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। सो गाइज, ये था इंटर स्टेट काउंसिल रिफॉर्म से रिलेटेड एक टॉपिक। इन रिफॉर्म्स के थ्रू हमारी गवर्नेंस सिस्टम यानी कि शासन प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है और केंद्र और राज्यों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर अप्रिशिएट करें, लाइक का बटन हिट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी के अभी करें। अब गाइस, हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आ रहा है। सो हम बात करेंगे इंडियाज इम्यूनाइजेशन एफर्ट के बारे में, जो ना सिर्फ हमारी हेल्थ सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये पूरे दुनिया भर की हेल्थ को भी इंपैक्ट करता है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 नवंबर को, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और जिसका मेन गोल है इम्यूनाइजेशन की इंपॉर्टेंस। इम्यूनाइजेशन समझते हो ना, वैक्सीनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस को समझाना और लोगों को अवेयर करना कि वैक्सीन कितनी ज्यादा जरूरी है। ये है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे की इंपॉर्टेंस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि वैक्सीन से हम अपनी लाइफ को बचा सकते हैं और अपनी कम्युनिटी की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन्स हमें डिजीज जैसे कि मीजल्स, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस और कोविड-19 से प्रोटेक्ट करती है। वैक्सीन के थ्रू हम बहुत सी डिजीजेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं और कई बार तो उन्हें खत्म भी कर दिया है हमने। इंडिया में जब हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की तो हमें याद रखना पड़ता है कि हमें रिमोट और अंडरसर्व्ड एरियाज में भी वैक्सीनेशन पहुंचानी होती है, यानी कि दूर दराज के एरिया में, गांव क्षेत्रों में वैक्सीन पहुंचानी होती है। बहुत से बच्चे हैं जो या तो इम्यूनाइज्ड नहीं है या पार्शियली इम्यूनाइज्ड हैं, जो कि उनकी लाइफ को रिस्क में डालता है। तो अब बात करते हैं इंडिया के इंपॉर्टेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के बारे में। इंडिया में काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनाते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि यूआईपी। यूआईपी शुरू हुआ था 1978 में, जिसमें पहले सिर्फ शहरी क्षेत्रों को टारगेट किया गया था, लेकिन 1985 में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया और यह रूरल एरियाज तक भी पहुंचाया गया। इसके थ्रू हमारी कंट्री के हर एक बच्चे को वैक्सीन देना इंश्योर किया जाता है, चाहे वो कितने भी दूर दराज के एरिया में हो। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में यूआईपी ने 93.23% वैक्सीनेशन कवरेज अचीव किया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया माइलस्टोन है। इसके थ्रू बहुत सी बीमारियों को हम खत्म कर सकते हैं और बच्चों की मृत्यु दर को भी कम किया गया है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष, जो कि दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट था इम्यूनाइजेशन कवरेज को 90% तक ले जाना, खासकर उन पर्टिकुलर जिले में जहां वैक्सीन कवरेज बहुत कम थी। मिशन इंद्रधनुष का फोकस उन एरियाज पे था जहां बच्चे पार्शियली इम्यूनाइज थे। पार्शियली इम्यूनाइज समझते हो, यानी कि जिनको बहुत ही कम वैक्सीन जो है वो लगी हैं। मिशन के 12 फेजेस थे, 554 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया और वैक्सीनेशन रेट्स को बहुत तेजी से इंप्रूव किया गया। अब बात करते हैं यू विन पोर्टल के बारे में। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वैक्सीन डिलीवरी और रिकॉर्ड कीपिंग को बेहतर बनाता है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से सिटीजन्स अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल को ट्रैक कर सकते हैं और अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं।
और अगर हम बात करें एक डेटा की जो सितंबर 2024 तक का है, तो बताया यह जा रहा है कि यूविन ने 6.46 करोड़ बेनिफिशियरीज को रजिस्टर किया और 1 करोड़ वैक्सीनेशन सेशंस कंडक्ट किए। इंडिया ने कई पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन अचीव किए हैं जो ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं। सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो जनवरी 2021 में शुरू हुआ था, एक ग्लोबल सक्सेस बना। इंडिया ने 220 करोड़ से ज्यादा डोजेज एडमिनिस्टर की और 97% एलिजिबल सिटीजन्स को एक डोज और 90% को दोनों डोज मिल गई। यह प्रोग्राम एक एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया ने हेल्थ क्राइसिस को हैंडल किया और अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया। फिर है पोलियो फ्री इंडिया प्रोग्राम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया है, याद रखना, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया ने पोलियो को एलिमिनेट कर दिया है और अब रूटीन इम्यूनाइजेशन पर फोकस करते हैं ताकि पोलियो फ्री स्टेटस मेंटेन रहे। इंडिया ने 2015 में मैटरनल और नियोनटाल टिटनेस को एलिमिनेट कर दिया, जो ग्लोबल टारगेट से पहले कर दिया है। इसके लिए इम्यूनाइजेशन कवरेज और मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिसेस को इंप्रूव किया गया। इसके अलावा आगे चले तो यॉज फ्री इंडिया। इंडिया ने WHO से यॉज फ्री सर्टिफिकेशन भी लिया है, जो कि एक क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और गांव क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय को अफेक्ट करता है। इंडिया ने यह बीमारी खत्म कर दी है और ग्लोबल टारगेट से पहले यह अचीवमेंट भी हासिल कर ली है। तो यह एक ब्रीफ ओवरव्यू था इंडिया के इम्यूनाइजेशन प्रयास के बारे में। ये प्रयास सिर्फ हमारी कंट्री की हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद नहीं करते, बल्कि पूरे दुनिया भर में हेल्थ पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। वैक्सीन के थ्रू हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं और एक बच्चे को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, पूरी चीज अच्छे से समझ में आई है, तो आपको क्या करना है आपको पता ही है कि, क्योंकि देखो आप ही हो जो बेसिकली प्रमोट कर सकते हो कि हाँ भाई हम जो है वो एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से आपकी तैयारी जो है वो करवा रहे हैं। और उसके लिए आप शेयर ज़रूर करें। अगर शेयर करना है तो अपने ही नंबर पर शेयर कर लो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा रहता है, क्योंकि वो देखता है कि ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं तो फिर ये प्रमोट करता है। हमारे चैनल का एल्गोरिदम थोड़ा सा पता नहीं क्यों ख़राब हो गया है, तो इसको आप ही लोग जो है वो उठा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करो, अपने ही नंबर पर शेयर कर लो, चलेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये, हमारे जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड। हम डिस्कस करेंगे जस्टिस संजीव खन्ना की अपॉइंटमेंट को एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपडेट लेते हैं। 11 नवंबर 2024 को हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जस्टिस संजीव खन्ना को ओथ दिलवाई, शपथ दिलवाई, एंड ही बिकेम 51st ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में हुई थी, जहां वाइस प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और पुराने ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी प्रेजेंट थे। जस्टिस खन्ना की करियर भी काफी इंप्रेसिव है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 450 से ज्यादा बेंचेस में काम किया है। उनका काफी सिग्निफिकेंट रूलिंग रहा है, यानी कि जजमेंट रहा है आर्टिकल 370 को बरकरार करने का, जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था। और 2018 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को भी रद्द कर दिया था, जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। और उन्होंने इवन ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को सपोर्ट किया था जब उनसे पेपर बैलेट के रिटर्न का रिक्वेस्ट किया गया था। यह डिसीजन उनके स्ट्रॉन्ग स्टैंड को दिखाता है, जो इंस्टीट्यूशन और लीगल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। उनके रूलिंग्स यानी कि उनके जजमेंट की लिस्ट काफी लंबी है गाइस। एक और नोटेबल जजमेंट था जब उन्होंने दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को इंटरिम बेल दिया था। इस रूलिंग में उन्होंने पर्सनल लिबर्टी को सैक्रोसेंट राइट माना था कि भाई एक इंसान की जो आज़ादी है वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन था जब उन्होंने सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को प्रीएम्बल में एम्फेसाइज किया। उन्होंने कहा था कि दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा से पार्ट रहे हैं। अब थोड़ा लीगल एंगल समझते हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो काफ़ी क्लियर है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उन्होंने हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 साल का जज की पोजीशन या फिर उन्हें 10 साल एडवोकेट होना चाहिए या एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट माना जाना चाहिए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत, और जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मास्टर ऑफ द रोस्टर, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि कौन से केसेस किस बेंच के पास जाएंगे। इस पोजीशन में डिस्क्रिशन काफी ज्यादा होता है। अब थोड़ा बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस का है। तो उनके लिए टाइमली केस को डिस्पोज करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है जुडिशरी में, उनको यह इंश्योर करना होगा कि टेक्नोलॉजी बेहतर केस मैनेजमेंट में हेल्प करे। साथ ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज है, स्पेशली जब सीनियर जजेस रिटायर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल जो है वो जुडिशरी में काफी इंपॉर्टेंट होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि कौन से केसेस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और किस बेंच के पास ये केस जाएगा। इस डिसीजन का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है लीगल प्रैक्टिसेस और पब्लिक इंटरेस्ट केस पे, जो पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड होते हैं। और जो उनके डिसीजन होते हैं उनका सोशल इश्यूज पर भी इंपैक्ट होता है, जैसे कि उनका प्रोएक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स पर्सनल लिबर्टी, मतलब उनकी अप्रोच जो है वो किस प्रकार से एक व्यक्ति की आज़ादी या उसकी फ्रीडम से रिलेटेड है। ये इश्यूज उनके टेन्योर के दौरान अधिकतर दिखने वाला है। सो गाइज, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने देखा कि जस्टिस संजीव खन्ना की अपॉइंटमेंट के बारे में और उनके चैलेंजेस को हमने समझा। हमें ये सिखाता है ये टॉपिक कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में सुधार और लीडरशिप का कितना इंपॉर्टेंस है। सो ये टॉपिक अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक का बटन अभी तक आपने हिट नहीं किया तो कर जरूर देना गाइस, क्योंकि अभी प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि व्यूज कम हो रहे हैं, और व्यूज अगर कम होंगे तो अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर लेक्चर की सीरीज को मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कंपनी की तरफ से ऑर्डर्स हैं। तो ये बचा आप ही सकते हो बस। और देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि मैं नए नए इनिशिएटिव के थ्रू आपको जो है वो और बेहतर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसमें और भी मेहनत लग रही है, तो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन बस अब हमें चाहिए। जीएस पेपर 3 डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, इंडियाज एडेप्टिव डिफेंस स्ट्रेटजी। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबको पता है कि यार दुनिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है, हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए इंडिया ने अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को अडैप्ट करने का डिसीजन लिया है। आज के इस टॉपिक में ये समझेंगे कि अडैप्टिव डिफेंस क्या है, कैसे ये हमारे डिफेंस को और मजबूत बना सकता है, और हम कैसे नई टेक्नोलॉजीज को अपनी मिलिट्री में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अडैप्टिव डिफेंस की। इसका मतलब है कि हम अपने मिलिट्री स्ट्रेटजीज को हमेशा बेहतर करते रहेंगे, ताकि हम हर नए खतरे को प्रेम्प्टिवली काउंटर कर सकें, यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से पहले से ही उसको रोक सकें। यानी कि जो थ्रेट्स अभी तक समझ नहीं आए उनको हम एंटीसिपेट करना और उसका सल्यूशन पहले ही तैयार करना। यानी कि देखो, अभी नया नया कोई खतरा आ रहा है, राइट, उसका कुछ इंडिकेशन मिल रहा है, तो उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दी जाए। तो ये होती है एडेप्टिव डिफेंस, कि आने वाले खतरों से लड़ने के लिए अभी से पूरी प्रैक्टिस चालू कर दो। इस स्ट्रेटजी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला, सिचुएशनल अवेयरनेस, मतलब हर सिचुएशन को एक्यूरेटली समझना। दूसरा, फ्लैक्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल लेवल पर फ्लैक्सिबल होना, जो हमें हर सिचुएशन में अडेप्ट करने की पावर देता है। तीसरा है रेजिलियंस, हमारी फोर्सेस को टफ और अडेप्टेबल बनाना, जो हर तरह के खतरे को फेस कर सके। और चौथा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन, जैसे कि ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस सिस्टम्स, जो हमारे डिफेंस को काफी पावरफुल बना रहे हैं। अब बात करते हैं वॉर के एवोल्यूशन की। पुरानी वॉरफेयर की मतलब अगर हम बात करें, स्ट्रैटेजीज थी, तरीके जो थे पुराने वॉरफेयर के, तो वो बदल गए हैं। आजकल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसमें सिर्फ टैंक्स और गन्स नहीं है, साइबर अटैक और हाइब्रिड वॉरफेयर भी शामिल है।
ग्रे जोन वॉरफेयर का एक कंसेप्ट है, ये याद रखना, ग्रे जोन वॉरफेयर। ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, यानी कि ऐसे विवाद होते हैं जिसमें वॉर के, यानी कि किसी भी जंग के फुल स्केल डिक्लेरेशन से पहले, यानी किसी कंट्री के साथ जंग करना है तो उस जंग को डिक्लेरेशन से पहले साइबर अटैक्स और कोवर्ट ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। इसमें कोई फॉर्मल वॉर नहीं होता, यानी कि एक्चुअल में कोई जंग नहीं होती, बट टेंशन और स्मॉल स्केल अटैक होते हैं कि बीच बीच में किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री को टेंशन दे दी और छोटे मोटे अटैक कर दिए। हाइब्रिड वॉरफेयर में फिजिकल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। रेगुलर आर्मी फोर्सेस के साथ गुरिल्ला टैक्टिक्स भी यूज की जाती है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जैसे एडवांस सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजीज से पूरा डिफेंस का चेहरा ही बदल गया है। एआई को हम अपने मिलिट्री स्ट्रेटजीज में इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये ऑटोनॉमसली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली पूरी चीजें होंगी और बिल्कुल ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए, जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थिएटर कमांड्स को क्रिएट करना, जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस के बीच एक संबंध बना के रखेगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव, जो हम अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बन रहे हैं इनिशिएटिव्स के थ्रू। आपको पता है इंडिया अब डिफेंस प्रोडक्ट्स को 100+ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं वो 100 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है और गवर्नमेंट का टारगेट है 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2029 तक। तो ये टारगेट भी ध्यान में रखना। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। नई टेक्नोलॉजीज खतरा बन रही है, आपको ऑलरेडी पता है, जो हमारी डिफेंस को और तेजी से चैलेंज कर रही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो खुद ब खुद सिस्टम को ऑपरेट करता है, साइबर सिक्योरिटी का खतरा यानी मिलिट्री नेटवर्क्स या न्यूक्लियर फैसिलिटी को हैक करना, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या यूयूवीज, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स जो ट्रेडिशनल डिफेंस को इवेट करते हैं। स्पेस वॉरफेयर भी एक उभरता हुआ खतरा है। हमारी सैटेलाइट्स जो कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको अटैक किया जा सकता है। इंडिया का फोकस अब उभरती हुई टेक्नोलॉजीज पर है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो हमारे डिजिटल सर्विसेज को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाती है। हमारे एआई इनिशिएटिव जैसे कि एरावत प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई मिशन, इंडिया को एआई में एक लीडर बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर की, तो हम एआई, ड्रोन्स और साइबर टेक्नोलॉजीज को अपने डिफेंस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो हमें ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट रिस्पॉन्स देने में मदद करेगा। अगर हम एक डेडिकेटेड साइबर फोर्स एस्टैब्लिश करते हैं तो हम अपने साइबर थ्रेट्स को भी इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर के अगेंस्ट पब्लिक को एजुकेट करना, मिस इंफॉर्मेशन से बचने के लिए काउंटर नैरेटिव्स बनाना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार कुछ मिस इंफॉर्मेशन के कारण जो है वो दंगे तक हो जाते हैं कंट्री के अंदर, और ये दूसरी बॉर्डर के पार से जो है वो दंगे करवाए जाते हैं इस प्रकार की फेक न्यूज को फैलाकर, मिस इंफॉर्मेशन को फैलाकर। ड्रोन हब विजन को एक्सपेंड करना और एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज को और मजबूत बनाना भी फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमने इस टॉपिक में इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी कैसे इवॉल्व हो रही है उसके बारे में एक जानकारी ली, जो आपके जीएस पेपर 3 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजें जो मैं आपको बताते चल रहा हूं उससे रिलेटेड नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें। अब देखो गाइस, ये वाला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी एक आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस है। अब मैं आपको कारा के बारे में बताने वाला हूं, आपको ध्यान से सुनना है पूरी चीजों को, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। तो सबसे पहले कारा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इन कंट्री और इंटर कंट्री एडॉप्शन को मॉनिटर करती है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर और कंट्रीज के बीच में एडॉप्शन को जो है वो मॉनिटर करती है। जब भी कोई बच्चा एडॉप्ट होता है, चाहे वो इंडिया में हो या इंटरनेशनल लेवल पर एडॉप्ट किया गया हो, तो कारा ही इंश्योर करती है कि सब कुछ लीगल और सेफ हो। तो ये बॉडी किस लिए काम करती है, सिंपल है, कारा का मेन काम है बच्चों के एडॉप्शन को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाना। ये इंश्योर करती है कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उनको प्यार और केयर मिल सके। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसका नाम है द हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन। क्या है ये?
तो ये एक कन्वेंशन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इंटर कंट्री एडॉप्शन यानी कि आपस में कंट्रीज के बीच में अडॉप्शन को रेगुलेट करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब एक बच्चे को एक देश से दूसरे देश में अडॉप्ट किया जाता है तो उनको जल्दी से उनकी नई फैमिली के पास भेजा जाए और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। पर यह एग्रीमेंट सिर्फ तब अप्लाई होता है जब बच्चा 16 साल तक का हो, उसके बाद यह अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इस एग्रीमेंट के अंदर सिर्फ बचपन में ही मतलब चीजें इफेक्टिव होंगी वरना नहीं होंगी। एडॉप्शन सिर्फ 16 साल के बच्चों तक ही सीमित है। थोड़ा सा और डीप जाएंगे और बात करते हैं एक रीसेंट थीम के बारे में। 2024 में कारा ने नेशनल एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया और इस साल की थीम है रिहैबिलिटेशन ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन थ्रू फॉस्टर केयर एंड फॉस्टर एडॉप्शन। मतलब इस साल का फोकस उन बच्चों पर है जो थोड़े ओल्ड हैं, यानी जिनकी उम्र जो है वो 6 से 8 साल के ऊपर है। हमारी सोसाइटी में एडॉप्शन का ट्रेंड ज़्यादा यंग बच्चों तक होता है, लेकिन जो थोड़े से बड़े बच्चे जो होते हैं ना, उनको भी प्यार और घर की ज़रूरत होती है। तो फॉस्टर केयर और फॉस्टर एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट उन बच्चों को एक नई जिंदगी देना है जो थोड़े बड़े हो चुके हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसकी थीम आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा और ट्राई करो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखने की अभी के अभी कमेंट बॉक्स पे दो जल्दी। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से सुनो फिर इसका आंसर जो है बताना। हम बात करेंगे एक स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने का सोच रहे हो तो ये स्कीम आपके लिए काफ़ी काम की होने वाली है। बट स्कीम के आप जैसे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये स्कीम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है कि हायर एजुकेशन के लोन्स को। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम है क्या। तो इंडियन गवर्नमेंट का इस स्कीम के लॉन्च करने के पीछे का मकसद ये था कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो बढ़िया मेरिट में आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनको हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, यानी कि लोन मिल सके। अगर अच्छे मार्क्स जो है वो बच्चा कॉलेज में जो है वो लेकर आता है और उसको एडमिशन चाहिए तो उसको लोन देने में जो है वो सरकार मदद करेगी। और ये स्कीम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ये फैक्ट ध्यान में रखना। और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं जो 101 से 200 रैंक पर हैं तो भी एलिजिबल हो सकते हैं। ये स्कीम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरिटोरियस है और जो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं। मतलब अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रैंक टॉप 100 में है तो कोलैटरल फ्री लोन, यानी कि बिना किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखे लोन जो है वो मिलने के चांसेस हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है लोन मिलेगा या नहीं, उसके लिए कोई कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है होगी। कोलैटरल का मतलब है अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट को जो है वो गिरवी रखना। बट एक्चुअली मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, बहुत बहुत चक्कर मारने पड़ते हैं सरकारी लोन के लिए, राइट। इवन जैसे मैंने अपने स्टार्टअप के लिए जो है वो लोन के लिए बहुत चक्कर मारे बट कुछ नहीं हो पाया, मिला ही नहीं। एनीवेज आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्कीम आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी ऑफर करती है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब समझते हो कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है, जो इंटरेस्ट जो पे करना होता है लोन पर, उसमें से कुछ राहत मिल जाती है। ये बेनिफिट भी अलग अलग लोन अमाउंट के लिए दिए जाते हैं। ये पता होना आपको चाहिए कि सबवेंशन ₹10 लाख तक के लोन अमाउंट्स पर भी अवेलेबल है, तो काफ़ी फायदा हो सकता है इस स्कीम का, राइट। तो ये एक छोटी सी स्कीम थी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। और देखो इसी से इसका पहले तो इस क्वेश्चन का वीडियो को पॉज करके आंसर दो और इसी के जस्ट बाद देखो आप स्क्रीन पर ये मेंस का एक क्वेश्चन है इसी स्कीम से रिलेटेड। ट्राई करना है इस क्वेश्चन का 120 से लेकर 150 वर्ड्स में आंसर देने का। मैंने आपको स्कीम के बारे में ऑलरेडी जो है बता दिया है। ट्राई करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आधे घंटे बैठिए, राइट, पेपर और पेन लेके, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर और पेन से तब तक फिर सिलेक्शन की उम्मीद फिर छोड़ ही दो। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और आज से ही शुरू कर दो अगर सिलेक्शन चाहिए तो। और चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ पूरे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आए होंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई होगी। तो चलिए मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।